Now the next kind of force that we are going to study is electromagnetic force. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ज़रा समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड electromagnetic force. As we all know that there are two types of charge present in the nature, that is the positive charge and the negative charge. तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा था ड्यू टू देयर मास, राइट. मतलब दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. जैसा मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया कि द एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू inversely proportional to the square of distance between the two objects. Similarly here also the force is inversely proportional to the distance between the square of the distance between the two charges. अगर इसका मतलब अगर दो चार्जेस एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कम होगा, एंड वाइस वर्सा. अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. इट इज़ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर. देखो हमको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अगर दो पॉजिटिव के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा. मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करेगा. इसका मतलब इट इज़ अ रिपल्सिव इन नेचर. सिमिलरली दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना. ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अपनी से दूर धकेलने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, while the gravitational force is always attractive in nature. ओके. इसका रीज़न क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज़ ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, एंड मास कैन नेवर बी नेगेटिव. हेंस gravitational force is always attractive while electromagnetic force can be attractive as well as repulsive. Now the last point, it is 10 raised to power 36 times stronger than the gravitational force. Okay, gravitational force से 10 to the power 36 टाइम stronger होता है electromagnetic force. Fine. So this was the third type of force that we are going to that is prevailing in our nature. Now the fourth and last type of force that is prevailing in our nature is the nuclear force. Nuclear force is the most strongest force found in the nature. ठीक है, नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स. समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है. द फोर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्शन बिटवीन mesons, between baryons and between baryons and mesons. As I have told you earlier कि जो mesons, baryons, leptons, quarks ये सब होते हैं ये एटम में होते हैं. फाइन. तो दो mesons के बीच में लगने वाला फोर्स, दो बैरियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स और एक बैरियॉन और एक मीजॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स. ओके. इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर. देखो आपको पता है कि जो एटम का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है. तो बहुत छोटा कब पॉसिबल है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत पास में हो, राइट. और वो पास में कब होंगे, जब वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. हेंस द न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर. फाइन. Next is it varied inversely with the higher powers of the distance. ये भी सेम नेचर को फॉलो करता है कि जैसे जैसे जो डिस्टेंस है उसकी दो बैरियॉन्स और लेप्टॉन्स के बीच मीजॉन्स और बैरियॉन्स के बीच की अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा. फाइन.
Now the next is, it is a very short range force and operative only over the size of the nucleus. आपको पता है कि एक न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा होता है, राइट? तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स हैं इनकी रेंज बहुत कम होती है, और रेंज कितनी होती है? केवल एक न्यूक्लियस पर एप्लीकेबल हो उतनी, फाइन, विच इज़ अराउंड 10 to the power -14 मीटर. दिस इज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, है ना? तो इनकी रेंज बहुत कम होती है, दैट इज़ अबाउट 10 to the power -14 मीटर. नाउ it is the strongest force in the nature, as I have told you in the beginning that the strongest force found in the nature is the nuclear force, and the weakest force found in the nature is the gravitational force. Okay, so these were the four forces that are found in the nature. Okay, now the next and the last topic for today is the conservation laws. There are some of the conservation laws in the nature. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बचा कर रखना, है ना? कंजर्व करना मतलब क्या? बचा कर रखना. तो कंजर्वेशन लॉज ये बोलते हैं कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं. कंजर्व्ड रहती हैं का मतलब क्या? कि these quantities can not be created nor be neither be created nor be destroyed, only it can be changed from one state to another state. Okay, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप उनको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें कि हमने पंखा ऑन किया, ठीक है? जब आपने पंखा ऑन किया इसका मतलब आपने उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी दी. अब वो पंखा चलते 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 गर्म हो जाएगा. इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. एनर्जी कहीं पर भी ख़त्म नहीं हुई है. ओके, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. तो यही बोलता है कंजर्वेशन लॉ कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो कभी भी all these physical quantities can never be created nor be destroyed, only they can be changed from one form to another. अगर इसी का हम एक और एग्जांपल समझें तो आपको पता है जब भी रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं तो उसमें इस तरह से चैम्बर्स बने होते हैं. ओके, इस तरह से चैम्बर्स बने होते हैं और उन चैम्बर्स में गैस फिल की जाती है. लेट दिस बी योर सैटेलाइट. ओके, दिस बी योर सैटेलाइट, और ये जो है वो चैम्बर्स होते हैं. इन चैम्बर्स में गैसेस फिल की जाती हैं. अब जैसे जैसे ये गैसेस यहाँ से बाहर निकलती जाती हैं तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये इस सैटेलाइट को ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है ना, जिसके कारण आपका सैटेलाइट लॉन्च होता जाता है, ऊपर जाता है. तो जैसे जैसे गैसेस बाहर आती जाएंगी इसका मतलब इस रॉकेट का मास जो है वो कम होता जाएगा, है ना? और जैसे जैसे मास कम होता जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी. इसका मतलब क्या? कि जो टोटल मोमेंटम होगा इस रॉकेट का वो कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा. एज वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना? दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th ऑल्सो, 11th ऑल्सो, राइट? 11th ऑल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी इट. सो जो नेट मोमेंटम होगा उस रॉकेट का दैट विल बी कंजर्व्ड. कंजर्व्ड कैसे? कि अगर मास कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी, और अगर मास ज़्यादा था तो वेलोसिटी कैसी थी? कम थी. इसका मतलब क्या? कि जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा. ओके, सो hence we can say that all these physical quantities, the linear momentum, the energy, angular momentum, charge, spin और लेप्टॉन नंबर, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी रहती हैं? कंजर्व्ड रहती हैं. इसका मतलब ना तो आप इनको बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ओके, thank you students, that's all for today's session. The further topics, hence your chapter 1 is completed. In our next class we are going to begin the unit and measurement. Okay, thank you.